बोले कर दो। हेलो। अ, चलिए एक कर दो, एक कर दो। ठीक है। ओके। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मोटिवेटेड इंटरव्यू, जो कि आपको लास्ट टाइम पे, जैसा कि आप लोग पता है एग्जाम नजदीक आ गया, आपका एडमिट कार्ड का बस इंतजार है कोस्ट गार्ड के। तो आप लोग को लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, ये एक अच्छे स्टूडेंट, एक बेहतर, एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट से बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता। हम सभी आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, सब कुछ समझाते हैं, मोटिवेशन देते हैं, आपको स्टोरी सुनाते हैं। बट रियल लाइफ आपके सामने जब एग्जाम्पल पेश होगा, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और मैं गारंटी देता हूं, ये वीडियो आपके लिए जड़ी बूटी साबित होगी लास्ट टाइम पे। क्योंकि एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट कराने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा तेज नहीं था पढ़ने में, वो एवरेज बच्चा था, 12 पास किया। उसने एक सपना देखा था डिफेंस में जाने का, तो एयरफोर्स में भी ट्राई किया, नेवी में भी, इंडियन कोस्ट गार्ड। ये सब कुछ आपको अपनी जर्नी बताएंगे शुरुआत से। तो आप सभी लोग पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये आपके जैसे, आप अपनी जगह पोजीशन पे रखिए इनको, और फिर सोचिए, आपके हर एक प्रश्न का जवाब ये देंगे। हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जो चल रहा है अभी, कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्लान होता है, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई आपके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सर, आपका वेलकम। विवेक वर्मा जी, कैमरा ऑन कर लीजिए आप। तो सबसे पहले आपका वेलकम है एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे। तो कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए, घर पे सभी लोग बढ़िया, आप भी बढ़िया? हाँ बढ़िया। तो ओके ओके। चलिए, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दीजिए, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है। पहले एकेडमिक, मतलब ये आपके जो पढ़ाई लिखाई वाला एरिया, इसको छोड़ के पर्सनल इंटरव्यू थोड़ा सा आप दे दीजिए, छोटा सा डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कब से आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, डिफेंस की तैयारी की, कहाँ से शुरुआत की, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, या फिर पहली बार कब आप सोचे डिफेंस को लेके, और क्यों सोचे, थोड़ा सा ये आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। एक सेकेंड विवेक जी, ना आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही ना, तो आवाज सही कर लेने दीजिए। म्यूट करते इससे पहले, और मेरी आवाज एक सेकंड। अब एक बार बोलिए आप, विवेक जी।
जी सर। ओके, आप थोड़ा सा अब बोलिए, कंटिन्यू देखते ना। एक सेकंड विवेक जी, ना आवाज थोड़ी सी नहीं हो तो फिर रही। एनडीए के अटेम्प्ट्स तो मैं दे ही नहीं पाया था। और उसके बाद में एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स 2 टाइम्स दिया, जिसमें से 1 टाइम क्लियर किया है। नेवी तो नेवी भी थोड़ा उसमें, क्योंकि 19.5 तक ही होता है ना, तो उसमें जल्दी हो गया था, तो नेवी भी नहीं बना। और एयरफोर्स क्लियर हुआ है, और कोस्ट गार्ड इससे पहले एक बार और भी क्लियर हुआ था, तब ऑफलाइन हुआ करता था। तब मेरा एग्जाम और फिजिकल दोनों ही वाराणसी में हुए थे, तो वो भी क्लियर हुआ था, बट उसमें फाइनल मेरिट जब आई थी तो मैं उससे आउट हो गया था। और इस बार ये कोस्ट गार्ड क्लियर हुआ है, और इसमें फाइनल मेडिकल तक मैं गया हूँ। बिल्कुल। बस एक सेकंड और आ रहा है? अब आ गया। हाँ, चलिए। तो चलिए, तो विवेक जी, सबसे पहले आपको सॉरी, वापस से सब चीजें बोलनी पड़ेगी, आवाज आ गया है। तो थोड़ा सा शुरुआत की आपने जितनी ओके। बातें बताई और नो सर, आवाज नो बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम। गई। हाँ, तो थोड़ा सा पूरी बातें आप एक समराइज कर दें एक छोटे से पार्ट में, तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, तो वही 10th में मेरे ये स्पेक्स लगा था। तो 10th में जब स्पेक्स लगा, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन और गाइडेंस के लिए कोई था नहीं। तो हमको पता चला कि मतलब कि जो लोग स्पेक्स लगाते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस में नहीं जा सकते। तो बिल्कुल। उसके बाद में फिर मैंने देखा उसके एनडीए के बारे में, तब इतना भी नहीं पता होता था कि नोटिफिकेशन होता है ऐसा कुछ। तो मैंने तब देखा ही नहीं। उसके बाद में मैं फिर ऐसे ही सोचने लगा कि कोई भी एसएससी वगैरह कुछ ऐसा देखेंगे। और हम्म। उसी के चलते मेरा एनडीए का तो पूरे सारे अटेम्प्ट ऐसे ही निकल गए। उसके बाद में फिर बारी आई, फिर हम एक बार एयरफोर्स का नोटिफिकेशन देखा, एक्स और वाई ग्रुप का। तो उसमें देखा कि हाँ, जो स्पेक्स वाले बंदे हैं वो लिए जाते हैं। तो मैंने उनको देखा, तो उसमें फिर अप्लाई किया एयरफोर्स को। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था एयरफोर्स में, तो उस टाइम पे जो मैथ का स्कोर था, मतलब उसके बाद में तो मतलब सोच ही लिया था, नहीं नहीं होगा हमसे। तो उसमें मेरा था 4 नंबर आए थे मेरे। अच्छा। 25 में से 4 नंबर आए थे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नेवी में दिया था, उसमें मतलब इतना सेम फुल स्कोर था मैथ का, मेरा एक भी नंबर नहीं आया था, 0.75 आया था। और मतलब उसका आप अगर बोलेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा सर के पास, क्योंकि वो तो उसकी आईडी बनी रहती है। तो उस पे 0.75 था। तो मैंने सोच लिया था कि मतलब इस बार एयरफोर्स या नेवी देंगे, तो उसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करेंगे, जैसे इसका सेक्शनल कट ऑफ होती है कि 10 नंबर लाने होते हैं एयरफोर्स में, या फिर नेवी में 4 नंबर लाने होते हैं। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ से सर से पढ़ेंगे, थोड़ा 11 नंबर तो दिला ही देंगे सर। फिर मैंने उधर सोचा। तो मतलब ये था, इसीलिए प्रेशर नहीं आया कभी, क्योंकि मैं यही सोचता चलो इधर 11 नंबर ले आएंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश मेरी स्ट्रांग थी थोड़ा बचपन से ही। तो मैंने सोचा कि इंग्लिश में स्कोर कर लेंगे अच्छा। और ये शायद एक गलती भी थी कि मतलब एक ही सब्जेक्ट को लेके चलना, ये इसीलिए मेरा नेवी नहीं क्लियर हुआ था। पहले जो अटेम्प्ट्स हुए उसमें नेवी नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि उसमें यही सोच के चला कि मैं जीके जीएस में कर लूंगा अच्छा, और इसमें कर लूंगा मैथ में। और ओ सॉरी, उसमें मैथ में तो वो तो था ही सबसे, और इसमें इंग्लिश में हो जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ी जो भूल होती है यही होती है, कि किसी एक सब्जेक्ट किसको आप फेवरेट मान लेते हैं। अब जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड का है, उसमें भी अगर आप एक किसी एक सब्जेक्ट को फेवरेट मानते हैं, तो परहैप्स थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये निकालना। बिल्कुल। अब इंडियन कोस्ट गार्ड का आप ज़िक्र की भी किए, तो थोड़ा-सा इस पे बात हो जाए। पहले तो मेडिकल के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपके चश्मा लगा हुआ है, तो आपके चश्मे को देख के थोड़ा-सा बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि मतलब चश्मे अलाउ हैं, या फिर मतलब दाँत वगैरह में भी कोई दिक्कत होता है, मुँह पे मतलब कभी होता है एक्सीडेंटल, चेहरा वगैरह टेढ़ा हो जाता है कभी-कभी किसी का, तो क्या ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है? बच्चे आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात, अगर स्पेक्स हैं आपके 6/9 तक, ठीक है, तब तो आप ले ही लिए जाएंगे, पक्का है। ठीक है। लेकिन वहां पे स्टैंडर्ड्स थोड़े डाउन करे गए हैं, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड को अभी पर्सनल्स की जरूरत है। वहां पे चिल्का में मैं गया, तो वहां पे जितने भी कोस्ट गार्ड के लोग थे वो बोल रहे थे कि मतलब मतलब यहाँ पे लड़कों की जरूरत है। आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन में 260 पोस्ट हैं, लेकिन वहां पे 334 मतलब 334 लड़कों को बुलाया गया था, जिसमें से शायद 307 या 8 के करीब लड़के पहुंचे थे। और अगर 307 वो मेडिकली फिट हो जाते हैं ना, सबको ले लेते वो,
वो लोग ये बोल रहे थे कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर 260 है तो 260 ही लेना, बाकियों को निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है उनका। ठीक है। तो और बात रही इसमें आपके मतलब कि कोई भी इंजरी हुई है तो इतना इफेक्ट नहीं करता। इंजरी हुई है उसके साथ में अगर आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो करवाए हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं। क्योंकि एक लड़का था मेरे साथ हरियाणा का, तो उसने ऑपरेशन करवा रखा था, बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन था उसका, मतलब बाहर से ही दिख रहा था। तो उसको यही बोला गया था कि मतलब आप जो है इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट है वो लेके आइए, अब मैं आपको फिट कर दूंगा। ठीक है, वहां पे यही सबसे बोला जा रहा है, मेडिकल बहुत ही इजी हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, बहुत ही नॉर्मल हो रहा है। ऐसा हो रहा था कि मतलब हम लोगों का स्वेटिंग पाम पाम जब चेक किया गया तो हम लोगों को पहले हाथ पोंछने के लिए बोल दिया गया कि मतलब आप हाथ पोंछ लीजिए उसके बाद में। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा पॉइंट्स तो इसी में है, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो लापरवाही है, जैसे आपका वेट है ज्यादा तो उसमें दे रहे हैं, अगर वेट कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट ज्यादा है, उनको पता है कि खा खा के आए हो यहाँ पे, प्रॉब्लम करने वाले हो आप तो और फिर उनको प्रॉब्लम होती है वहाँ ट्रेनिंग में। और वेट कम है तब तो उनको अच्छा रहता है, मतलब करने में, ट्रेनिंग करवाने में अच्छा रहता बिल्कुल। अच्छा, कोस्ट गार्ड की बात हो रही है तो कोस्ट गार्ड में एक और बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करते बच्चे, एयरफोर्स का तो खैर क्लियर है, पूरा यूट्यूब और ऑलरेडी बहुत सारी कोचिंग है, बच्चों के पास नॉलेज होता है कि ये पैटर्न है, ऐसे होता है, सिलेबस एकदम फिक्स्ड है, इसी से आना है, कहीं ना कहीं क्लियर है एयरफोर्स का देखा जाए तो पैटर्न। नेवी का भी है। कुछ यस हद सर। तक कह सकते हैं, बस एडमिट कार्ड का वही इशू आता परसेंटेज वाला। बट कोस्ट गार्ड के यस सिलेबस सर। को लेके, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी को लेके, उसका जो लेंदी सिलेबस बोल दो, टाइम कंज्यूमिंग सिलेबस है, उसको लेके बहुत सारे कमेंट अभी भी आ रहे हैं कि सिलेबस लास्ट टाइम पे कैसे कवर करते हैं आप, या शुरुआत से आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रहती है। ये एक बार अगर आप बता दें कि पहले दिन से जब आप नोटिफिकेशन, आप जब भी सोचते हैं कि मैं कोस्ट गार्ड की तैयारी करना चाह रहा हूँ, पहले दिन से, और मान लीजिए अगर बीच में मिस हो गया या किसी कारणवश, बहुत सारे इशू होते रहते लाइफ में, तो लास्ट टाइम में आप उसको कैसे कवर करते हैं, या फिर ये आपसे मैं बोल दूं कि लास्ट के अब 10-15 दिन बचे हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दे तो बहुत बच्चे खुश होंगे, आपके यस सर। थैंकफुल होंगे। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो बोला ना कि सिलेबस लेंदी है, लेंदी नहीं है, आप लोग उसको उसको बना लेते हैं लेंदी। अब आप सेक्शन वन में ना अगर आप 50 प्लस स्कोर करते हैं तो आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और सेक्शन वन क्लियर करने का मतलब ये है, आप जैसे देख रहे होंगे, आपने अर्थमेटिक देखी, उसमें एलसीएम एचसीएफ है, सिंप्लीफिकेशन है, मतलब टॉपिक तो हमको इस टाइम पे खैर नहीं क्लियर है, लेकिन ऐसे ही होता है। तो आप क्या करते हैं उसमें, सबसे बड़ी सर आप भी ये बताया करते थे ड्यूरिंग हम लोगों के जब बैच में, कि किसी भी सब्जेक्ट को फेवरेट नहीं मानना और किसी टॉपिक पर पीएचडी नहीं करनी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। कि मतलब आपने पकड़ लिया, एक परसेंटेज पकड़ लिया, उस पे लगाए जा रहे हैं, सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो नहीं बनता उससे। आप बिल्कुल बेसिक से करिए। सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी इस टाइम की है, अगर जिसने सिलेबस कवर कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं किया उसके लिए यही है कि आप टॉपिक जितने भी हैं उनको आप किसी डायरी में नोट करिए या किसी भी पेज पे नोट करिए, और उसके बाद में उनसे रिलेटेड 10-10 15-15 क्वेश्चन एटलीस्ट बनाइए। ठीक है। और उससे आप जैसे एक बार कर ले पूरा सिलेबस, 10-15 क्वेश्चन का जो आपने वो बना रखा है, तो उस पे आप एक टिक मार्क कर दीजिए कि मतलब हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और एक ऊपर ऊपर से आप सिलेबस कवर कर लीजिए पहले। उसके बाद में जो दूसरी गलती होती है वो होती है मॉक टेस्ट ना देना। मॉक टेस्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल सर, बहुत ही मॉक टेस्ट, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं इधर था तो कोस्ट गार्ड पे कोई भी फोकस नहीं था, मैंने सिर्फ 3 मॉक टेस्ट लगाए थे और मैं एग्जाम देने चला गया था और उसमें हो गया सर, क्लियर हो गया फाइनल तक का। तो अब ये उसके पीछे रीजन यही है कि मतलब मैंने कभी प्रेशर नहीं लिया। मैं ऐसे ही जाता हूँ एग्जाम देने के लिए, अभी भी कोई भी एग्जाम, कि हाँ ठीक है मतलब आराम से टहलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो ये होता है प्रेशर कम करने का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कोस्ट गार्ड में, क्योंकि इसमें मैथ जो होती है ना, अर्थमेटिक भी आती है और टेक्निकल भी आती है, दोनों आती है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप प्रेशर हैंडल करना सीखिए, और प्रेशर हैंडल करना तभी आएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे अच्छे से। और सिलेबस को ज्यादा डीपली नहीं करिए, आप ऊपर ऊपर से कर लेंगे, हो जाएगा आसानी से। बिल्कुल। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना किस लेवल तक आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आता है पेपर, सेक्शन वन तो बहुत ही इजी आता है। बिल्कुल। तो यहाँ से फाइनली मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, तो आपने 2-3 पॉइंट क्लियर की। सबसे पहला चीज़ मॉक टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वाक़ई में, क्योंकि ना हमें जो, बहुत। जैसे कि कोई सिलेबस होता है, हमने पढ़ के कवर कर लिया, बट हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएँगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएँगे, किस सेक्शन से आएँगे,
ये अगर हमें पहले पता होता ना तो कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल जोन में होते। एग्जाम में जब बैठे रहते यस सर। तो कहीं रिलैक्स रहते, चलो हाँ इतने क्वेश्चन यहाँ से आने, ऐसे ऐसे टाइप के आएंगे, ऐसे से हमें करना है। और अगर हम क्या किए रहते, सिर्फ कंटेंट पढ़े, सिर्फ चैप्टर पढ़े, पूरी किताब लगा के बैठे, हमें आइडिया नहीं होता कि कौन से चैप्टर से कितना है, किस लेवल तक का आ सकता है। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ जाते हैं या फिर मतलब दिक्कत आ जाती है। और एक बार अगर आप प्रेशर में आए एग्जाम में तो आप समझ लिए पूरा पेपर आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है उस वक्त। आप या तो प्रेशर संभाल सकते हो या तो पेपर संभाल सकते हो, दोनों में से एक चीज आपसे यस सर। संभलेगा उस दिन। तो कहने का मतलब है लास्ट टाइम पे बच्चों आप लोगों को मॉक टेस्ट पे बहुत फोकस करना, और ये रियलिटी है, ये बहुत ज्यादा सच्चाई है। और दूसरी चीज, पीएचडी नहीं करना किसी टॉपिक में। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लगा लिए, एकदम अंदर घुसे जा रहे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे एक ही चैप्टर से, ऐसा नहीं होता है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। जैसे कि हम टीचर्स क्या है, हम पढ़ाते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहे, अपना क्लासेस चल रहा है, बट आपका खुद पर्सनल भी एक प्लान होना चाहिए कि मुझे इतने दिन में ये करना है। जैसे हमने आपके सामने टारगेट रख दिया कि बेटा मैं 1 महीने का कोर्स ला रहा हूँ, 1 महीने आपका लगातार मॉक टेस्ट कराऊंगा आपके एग्जाम तक, यूट्यूब पे आपका बैच आ रहा है, तो वो आप ठीक है मुझे फॉलो करो, लेकिन आपका पर्सनल भी कुछ न कुछ होना चाहिए कि आप 30 दिन क्या करोगे। अगर मान लो मेरी क्लास हो रही किसी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, तो इससे क्या होगा, आपका एग्जाम डिस्टर्ब ना हो। तो आपका पर्सनल भी कुछ चीजें होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी जो हमसे हटके होनी चाहिए, यानी कि हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, जो मैं फील किया हूं। क्यों विवेक जी? जी सर। और सर यही है कि मतलब आप किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर लेके चलेंगे, मान लीजिए कि आपकी मैथ अच्छी है तो आप मैथ ही करते जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम कर जाएगा। हाँ, कुछ चीजें स्किप करने वाली होती हैं, जैसे जीएस के सिर्फ 5 क्वेश्चंस आते हैं इसमें सर, और साइंस के शायद 15 तक आते हैं। तो साइंस आप अच्छे से कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, और मैथ्स जो अर्थमेटिक है वो कर लीजिए। और उसके बाद में अगर आप सेक्शन 2 पे ज्यादा फोकस करते हैं तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेक्शन 2 इतना एनडीए की मैथ से अच्छी मैथ आती है, कोस्ट गार्ड की मैथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसमें उस 11th जो क्लास में वो रीजनिंग होती, मैथमेटिकल रीजनिंग, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उसको। मतलब मैं 11th में ही पढ़ा था, उसका मैं भूल गया था क्या क्या होता है, कुछ निगोशिएशन कर गया था। अब वो एकदम से आ गए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वो आ गए। और उसमें सेक्शन 2 में टाइम भी कम रहता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट में करने होते हैं। तो ये भी एक एग्जाम टाइम में भी यही होता है कि मतलब आप किसी भी एक क्वेश्चन को अगर पकड़ के बैठ गए तो समझ लीजिए पूरा टाइम चला जाएगा। मेरे खुद क्वेश्चन छूट गए थे सेक्शन 2 में, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन बनाने लगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे उसके मैथ के, तो बनाने लगा तो उसी में हो जाता। फिजिक्स होती है सेक्शन 2 में, वो भी बहुत अच्छी आती है, मतलब बिल्कुल थ्योरी होती है अच्छी सी। अगर कोई पढ़ने को बोल दे ना, तो आप 30 मिनट में पढ़ नहीं पाएंगे पूरा पेपर, इतनी आती है बिल्कुल उसकी थ्योरी, उसमें थ्योरी आती है। ये क्योंकि सच्चाई है। एनडीए के क्वेश्चन पेपर्स भी देखे हमने, और एयरफोर्स के भी, एयरफोर्स तो चलो वन लाइनर ही आता है उसमें फिजिक्स में। और इसका नेवी का भी देखा है, नेवी से भी अच्छी फिजिक्स थी उसमें, फिजिक्स मैथ्स दोनों। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सच्चाई है, जो हम लोग जैसे कि देखते हैं, सबसे एक लेवल अगर डिसाइड करें तो देखो एनडीए का भी लेवल क्या होता है, जैसे 120 क्वेश्चन है, उसमें से 20 क्वेश्चन ही वो अच्छे रखते हैं, बाकी 100 क्वेश्चन ऐसे रखते हैं कि बच्चा कर सकता है। बट कोस्ट गार्ड में देखेंगे तो मुझे मतलब जो मैं देखता हूँ मॉक टेस्ट वगैरह में, 6-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पजल्ड कर देंगे, या तो आप छोड़ के पीछे भागोगे, या तो करोगे तो गलती कर यस। दोगे, अगर आप मतलब रिलैक्स होके नहीं किए तो। क्योंकि जैसे आपने बोला मैथमेटिकल रीजनिंग, ये चैप्टर ऐसे होते हैं ना, इनके बारे में आप कितना भी पढ़ लो ना, ये अगर आपका उस वक्त प्रेजेंस ऑफ मतलब उस वक्त आप रिलैक्स मोड में नहीं रहोगे तो नहीं कर सकते, आप कितना पढ़ लो। तो कहीं ना कहीं आपसे कंफर्ट जोन वो मांगता है कि हाँ उस वक्त रिलैक्स रहो, और ज्यादा क्वेश्चन करना होता है कम टाइम में, सबसे बड़ी चीज होती है। एनडीए में तो फिर भी टाइम मिल जाता है आपको अच्छा खासा मैथ वाले सेक्शन में। तो कोस्ट गार्ड का पेपर इसलिए टफ कहलाता है। और कोस्ट गार्ड टफ होता भी है क्योंकि आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए, मैं नेवी कोस्ट गार्ड दोनों की बात करूंगा, इन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं लेना है। तो इनका जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर है, जो भी बच्चों का सिलेक्शन करना, कहीं ना कहीं रिटर्न से ही निकालना है इनको बच्चों को। तो रिटर्न जाहिर सी बात है ये अच्छा लेंगे तभी अच्छे बच्चे इनके पास आएंगे। अब एयरफोर्स में जीडी होता है, वहां पे भी कुछ छांटते हैं, एनडीए में भी एसएसबी होता है, तो नेवी में भी खैर एडमिट कार्ड ही अब अच्छे वैसे दे रहे हैं परसेंटेज वाइज। तो सबका इतना तरीका होता है बच्चों को कम करने का या अच्छे बच्चों को पिक करने का। तो कोस्ट गार्ड का ये है कि कोई एडमिट कार्ड सबको आना, तो इंटरव्यू होना नहीं, तो जाहिर सी बात है रिटर्न आपका अच्छा करेंगे। तो इसलिए कोस्ट गार्ड का पेपर और इंपॉर्टेंट हो जाता है और अच्छा लगता है। जी सर। तो और और यही है सर, मतलब और एक और एग्जाम के टाइम में सर, एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, वो एक ही टाइम में नहीं करना कि मतलब आप एक से लगा के जो आपका 60 क्वेश्चन थे वो एक ही बार में करने, नहीं। आप पहले करके जाइए एक बार, फिर दोबारा आइए, फिर करिए। क्योंकि ये मैंने और भी कंपटीशन एग्जाम दिए तो उसमें भी ये रूल जो है अच्छा हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स आया है।
तो इसके लिए जरूरी है कि मतलब आप पहले एक बार पेपर करिए, फिर से आइए। और इसके लिए क्या होता है, आप जैसे टाइम मैनेज करना है, मान लीजिए सेक्शन 2 में आपको करने क्वेश्चन, तो आप पहले पूरा पेपर जो है 20 मिनट्स में निपटा के आइए, उसके बाद में जो 10 मिनट बचे फिर दोबारा आइए, क्योंकि इसमें क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं, इसमें तुक्का भी मारना होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि मतलब आप थोड़ा तुक्का भी अच्छे से लगाइए, नहीं तो तुक्का भी काम नहीं करेगा। क्योंकि आप अगर तुक्का लगा रहे हैं तो सभी तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का अच्छे से लगाएंगे तो अच्छा रहेगा उसमें। बिल्कुल। तो ये पॉइंट आपने जो बताया ये बहुत ही मतलब अच्छा लगा सुन के, क्योंकि ये बहुत रेयरली कोई बताया होगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें एग्जाम में। क्योंकि ज्यादातर बच्चे या फिर कोई भी ज्यादातर ये सोचता है कि एग्जाम में जैसे बैठे क्वेश्चन सामने आए, ले दनादन सॉल्व पे सॉल्व, सॉल्व पे सॉल्व किए जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, नहीं आ रहा फिर भी उसमें लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी कमी होती है। जो बच्चे आता है वो भी सबसे बड़ी चीज होती है, बच्चे इसलिए नाराज होते हैं उनको आता है फिर भी नहीं हो पाता सिलेक्शन। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि आप एकदम सीक्वेंस में लग जाते हो। इसको मैं आपको बता भी चुका हूँ कि कभी भी मैथ का भी अगर आपको प्रैक्टिस करना घर पे, तो मैं आपको बताऊं कभी भी एक दिन में एक चैप्टर एंड मत करना। आप पहले दिन करो उसके 50% या 30% करो, दूसरे दिन करो एक दिन छोड़ के। जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे होते तब उसी पुराने वाले टॉपिक को आप 20% और करो। ऐसे करते करते एक हफ्ते तक उसको खींचो। तब आपका जो मतलब मेमोरी होता है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेता है फॉर्मूले उस चैप्टर से रिलेटेड, या जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बने रहते हैं। और वही पैटर्न आपने एग्जाम के लिए जो बताया कि एक ही बार में दनादन मत सॉल्व करो। कोस्ट गार्ड की खासकर आप लोग के लिए एडवाइस है कि आप पहले क्वेश्चन कुछ सॉल्व करके फिर आगे बढ़ो, फिर वापस से रिटर्न आओ, क्योंकि तुक्का वाली जो बात है उसको भी सही लगाना है। जी सर। और सर यही बिल्कुल। होता है कि जिद दिखाते हैं लोग कि मतलब मैं तो आया हूँ, मैं बहुत मैथमेटिशियन हूँ, मैंने मैथ में इतना गेन कर रखा है, तो उसमें इतना करना है, हमको हर हाल में करना है। अगर आप जिद दिखाएंगे तो पक्का है वहां पे तोड़ दिए जाएंगे। तो जिद नहीं दिखानी है आपको एग्जाम टाइम में कि मतलब मैं मैथ में 25 क्वेश्चन है, उसमें से 20 लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि कंपटीशन उसका जो आपने जैसे साइनेक्स का ग्राफ देखा होगा, उस टाइप से होता है क्वेश्चन पेपर। कहीं पे बहुत ही टफ बना देते हैं, कहीं पे बहुत ही इजी होता है। तो इसके लिए होता है, आप पूरा अच्छा सा सिलेबस अगर कवर करेंगे तब क्या होगा, जो इजी वाला होगा वो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। जैसे अगर मैं पर्सनली अगर मैथ और फिजिक्स के सहारे गया होता तो एग्जाम ही नहीं निकलता। क्योंकि मैं ये बिल्कुल। खुद सोच रहा था कि मतलब 30 क्वेश्चन तक 30 मार्क्स तक आने बहुत ही मुश्किल थे उसमें। तो मैंने तुरंत ही बताया था सर को कि मतलब फिजिक्स जो है और मैथ्स जो अच्छी आई थी। तो क्योंकि बिल्कुल। होता है ना कि आप इतने एग्जाम्स देख चुके हैं, उसके बाद में एकदम से देखने को मिल जाए, तो पढ़ने का टाइम नहीं हम लोगों को मिल रहा था। तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ के करता चला गया उसको, सेक्शन 2। बिल्कुल। तो एक चीज इसमें और ऐड ऑन करूंगा कि आपका मोटिवेशन कैसे लेते थे, क्योंकि देखो डिप्रेशन का वक्त सबके लाइफ में आता है। जब आप तैयारी कर रहे होते तो घर का कुछ प्रेशर होता है या आपका होता है लाइफ में, तो फिर वापस कैसे बाउंस बैक करते थे, नहीं वापस से कैसे आते थे आप ट्रैक पे तैयारी करने। जैसे होता है, जैसे मेरे साथ होता है, मैं क्लास लेता रहता हूँ, कभी मन करता है 2 दिन ऑफ लेता हूँ, या टेंशन में आ जाते, प्रेशर में आ जाते, छोड़ देते। फिर वापस से जोश में आना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है कि वापस उसी जोश में आना। तो आप मोटिवेशन उस वक्त किसका लेते थे जब आप डीमोटिवेट हो जाते थे या कहीं ना कहीं ट्रैक से भटक जाते थे? तो आप रिवाइंड कैसे करते थे कि हमारा मेरा एम ये है, उस पर वापस कैसे आप आते थे? तो इसके लिए सर सबसे जरूरी है कि मतलब जैसे ही मतलब कोई हमको फेलियर मिला, उसके तुरंत बाद में एकदम से पूरे ट्रैक को चेंज ही कर देता था थोड़े दिन के लिए, मतलब 10-15 दिन के लिए नहीं, मतलब 4-5 दिन के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैं फुटबॉल खेलने लगा, कोई गेम खेलने लगा, ठीक है, तो या फिर बहुत ही जो कभी नहीं किया मैंने वो करने लगता था। उसके बाद में फिर बात रही मोटिवेशन की, तो सर मोटिवेशन यहाँ पे डिफेंस का मामला, जो हमारे यहाँ जो मैं जिस गांव में रहता हूँ उसमें डिफेंस का थोड़ा एरिया कम है, स्पेशली नेवी एयरफोर्स में तो कोई नहीं है। तो मैं सर लीड करना चाहता हूँ लोगों को कि मतलब लोग आए, देख के करें, आगे आए, फिर उसके बाद में लोगों को मैं बताता हूँ कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और सर वो आप लोगों की वजह से मिलता है हमको। और सर एक और मोटिवेशन है कि सर आप देखिए सर कितना खुश हैं, और मेरे सर मेरी मम्मी मेरे भैया इतना खुश होते हैं, तो वही सर मोटिवेशन है। और मोटिवेशन आप जैसे आप बता ही चुके हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखोगे तो मारेंगे। तो सर मोटिवेशनल वीडियो तो देखते नहीं हम। बिल्कुल, ये सही चीज़ है। देखिए मोटिवेशन एक होता है, जैसे कि जैसे हम बोलते हैं कि मोटिवेशन घर से सीख लो, तो घर से सीख लेने का ये मतलब नहीं है जैसे घर का कंडीशन बुरा तो आप उससे मोटिवेशन नहीं लेते हैं। ये सच्चाई बताओ, लोग घर से मोटिवेशन लेने का मतलब क्या होता है ना, कि आप उस चीज़ को सोचो कि आपके माँ-बाप की फीलिंग क्या होगी आपके सिलेक्शन के बाद और आपके फेलियर के बाद।
आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखो अपने आंखों के सामने कि यहाँ मैं सक्सेस हूँ, यहाँ मैं फेल हूँ। माँ बाप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं। तब ये असली मोटिवेशन होता है। ये असली मोटिवेशन ये था कि माँ बाप गरीब है, मुझे उनको अमीर करना है। तो अमीर करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन उसमें माँ बाप की खुशी अलग होगी। और जैसे आपका जो सपना या आपके माँ बाप जो सपना देख चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं सपना आपके हिसाब से ही देखते हैं। जब सपना किसी का पूरा होता है ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं, वो बेशकीमती है, उसका कोई कीमत नहीं। आप कितना भी अमीर हो जाओ, कितना भी गरीब हो जाओ, अगर आपका सपना पूरा हो गया ना, तो फिर वो आप सबसे अमीर हो इस दुनिया के आदमी। तो मोटिवेशन का ये मतलब होता है माँ बाप से कि आप उनके फीलिंग की इज्जत करो, और वो जो आपको देख रहे हैं जिस पोजीशन में, आप वहां पहुंचो उनके लिए। ये होता है असली मोटिवेशन। और फेलियर वाला भी कभी सोचा करो, जैसे कि आप एक बार कभी नहीं तैयारी हो पाई आपकी, नहीं एग्जाम की, अभी कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेबस नहीं पता, जिनको कुछ नहीं पता, 15 दिन बचा, क्या डिसीजन ले। तो आपको इस वक्त क्या करना है, आपके सामने वही है सेम चीज, कि अगर मान लो फेल हो जाओगे तो क्या करोगे, पास हो जाओगे तो क्या करोगे। तो आपको क्लियर दिखेगा कि आपको पास होना है। जब आपके सामने रास्ता है कि आपको पास होने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, तो मेरी गारंटी है आपको, आप सेल्फ स्टडी करो, लेकिन आप कुछ न कुछ अच्छा अचीव करके आओगे। जिस कंडीशन पे अभी हो, इससे बेहतर ही करके आओगे। यस सर। और बिल्कुल। सर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए है कि मतलब मैं जब पढ़ाई करता हूँ या फिर कुछ करके आया, मान लीजिए कि रनिंग करके आया मॉर्निंग में, तो जो मेरी मम्मा है वो देखती रहती है हमको और हल्का हल्का स्माइल किया करती है सर। वो सर दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर जाऊं सर। ये वो मतलब मैं वो फीलिंग नहीं, मतलब इतना है वो, उसकी मतलब प्राइसलेस है वो मतलब कुछ भी, फिर सर्विस कुछ भी, मतलब मैं खुद फिर 8 8 10 10 घंटे कुछ भी हो जाए, फिर करते रहते हैं करते रहते हैं, क्योंकि वो स्माइल ना सर दुनिया की सबसे अच्छी स्माइल लगती है हमको। बिल्कुल ये होता भी एक्चुअल में। इसका कोई मतलब क्या इस पे बोले, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये माँ बाप का प्यार, माँ बाप का स्माइल, खुशी। अब मैं आपके सामने भी ये थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। मैं भी मतलब बहुत मतलब फेलियर ही था, एक तरीके से बदमाशी लड़का था। तो क्लास 10 तक तो जैसे तैसे मैं पास हुआ था, बहुत ही बेकार परसेंटेज था, बहुत बेकार था, बस पास हुआ था जस्ट। उसके माँ बाप उसके बाद मेरे जो कंपटीशन में थे, मेरे एक रिलेटिव लड़का था, वो बहुत ही अच्छा टॉपर था। तो माँ बाप कहीं ना कहीं उसकी मुझे बार बार मतलब कंपेयर करते रहते थे कि देखो वो इतना पा गया, इतना पा गया। लेकिन जब मैं 10th में रिजल्ट आया, मेरा बहुत बेकार परसेंटेज आया, तो माँ बाप मुझसे कंपेयर नहीं किए थे। लेकिन उस दिन पापा थोड़ा सा ना रोए थे, मतलब रोए थे, मतलब कि सैड हो गए थे, आंख से आंसू तो नहीं आया था। फिर वो लोग बोले कि मतलब तुमको घर से मैं भगा रहा हूँ, ये वो। फिर मम्मी बोली कि नहीं, एक बार और पढ़ने का मौका देते, बाहर भेजे। तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा सा मैं भी मेहनत किया। तो वो कहीं न कहीं नज़ारा मेरे सामने भी है कि जब मेरी ऐसी हालत थी, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे मार दिया रहता ना, तो शायद मैं नहीं पढ़ाई किया रहता। जब वो हल्का सा सैड हो गया ना, मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना है लाइफ में। तो जो माँ बाप के इमोशन होते हो, चाहे सैड हो, खुशी के हो, वो हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं। और उनको समझना चाहिए माँ बाप को ना। माँ बाप जब तक जुबान से बोलते, जरूरी नहीं हर चीज जुबान से बोले। उनकी ख्वाहिशों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे वो हमारी बचपन में ख्वाहिशें, जब हमारे पास जुबान नहीं था, हमारे पास दांत नहीं था, तभी वो हमारे मन की बात जान के हमें केयर करते थे, आगे बढ़ाते थे। तो वही काम हमारे सामने भी है। मोटिवेशन के चक्कर में आप लोग, बहुत सारे बच्चे होते हैं मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल शायरी, मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद करते हैं। बट मैं जो चीज ऑब्जर्व किया हूं, कभी भी मोटिवेशन सुनने वाला या मोटिवेशन देने वाला आदमी कभी मोटिवेशनल नहीं बन पाता। यानी कि आप कभी भी नहीं सुनोगे कि दशरथ मांझी जी ने पहाड़ तोड़ा, उसके पहले उन्होंने ऐसा नहीं कि किसी का मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ा, हाँ मैं मोटिवेट हो गया आज तो पहाड़ तोड़ हम्म। दूंगा। ऐसा नहीं होता है। वो सिचुएशन के हिसाब से किए, अपने आप को अंदर से ढाले उस हिसाब से कि मुझे रुकना नहीं है। तो ये वाला सीन होता है कि आप मोटिवेशनल स्टोरी ना पढ़ के बजाय आप अपने अंदर देखें, अपने माँ बाप को देखें, तो ज्यादा मोटिवेट होंगे और पॉजिटिवली होंगे और सक्सेस बहुत जल्दी अचीव करेंगे। यस सर। और सर वैसे भी सर हम लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, फौजी बनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कल को मान लीजिए कि हम लोगों को एक मिशन दिया गया, तो क्या हम लोग ये बोलने लगेंगे कि नहीं सर हमको पहले मोटिवेशनल वीडियो दिखाइए फिर मैं जाऊंगा मिशन के लिए। ये होता है ना सर कि बिल्कुल फौजी है बिल्कुल। तो इतना तो होना ही चाहिए अंदर से कि बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आप आ, इतने अपने मिशन अपने टारगेट के लिए इतना खुद के अंदर खुद को मोटिवेट कर सकें, खुद के अंदर मोटिवेशन ला सकें सर। यही होता बिल्कुल है सर। और एक और, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। जी सर, और यही है सर। और जो हम लोग खुद जब ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि मैं खुद पहले से ही हूँ, जैसे आप कोई एनडीए एनडीए एस्पिरेंट है वो पहले से सोचे कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ,
और जब आप लेफ्टिनेंट हो जाएंगे तो कितनी ईमानदारी से काम करेंगे, वही आपको ईमानदारी आपकी प्रिपरेशन में दिखानी है आपको। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि फॉर एग्जाम्पल आप एयरफोर्स में हैं, तो एयरफोर्स में कितनी ईमानदारी से आप वर्क करेंगे, वही आपको दिखाना है कि यहाँ पे कितनी ईमानदारी से। यही होता है, इसी को बोलते हैं ईमानदारी। और जैसे सर ने बोला कुछ करने के लिए, सर ने बोला कि आपको इतने बजे आना है। अभी मैं जब रक्षक बैच लिया था तो एक बार सर ने 3 बजे क्लास लगाई थी, और मेरा मैं अलार्म लगाया मैंने, और अलार्म पता नहीं क्या हुआ वो बजा नहीं, और मैं उठ गया वैसे 3:30 बजे के करीब। तो मैं पहुंचा उधर, एकदम से अंदर से फील हो रहा था जैसे रियल में कुछ बहुत कुछ छूट गया मेरा। जबकि ऐसा होता है कि मतलब उसमें तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती, कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा सॉरी सर ये हो गया हमसे, ये हो गया। अंदर से बहुत बुरा फील हुआ। तो उसको लगा कि हाँ मतलब अब धीरे धीरे फिर फीलिंग आने लगी थी क्लास वाली, ऑफलाइन क्लास वाली ही, सर की क्लासेस में। और बाकी बिल्कुल। तो ये होता है अगर आप जुड़ाव बना लेते, जैसे अब मैं आपसे काफ़ी दिनों से जानता हूँ, आपने ऑलरेडी आई थिंक यूपी ट्रिपल एससी पेट वाला भी आपने क्वालीफाई किया ना? यस सर, 94% है सर। 94 परसेंटाइल। तो आपको तो खैर काफ़ी टाइम हो गया यस। जानते हुए। आप मतलब कुछ बच्चों का ग्रुप है जिसमें 10-15 हैं, आप भी उनके मेंबर हैं, तो लगभग सबका 2-3 एग्ज़ाम निकला, मल्टीपल एग्ज़ाम। तो किसी से कांटेक्ट हो पाता, किसी से नहीं हो पाता। एक और अपने अभिषेक मिश्रा जी हैं, उनका भी निकल गया, वो एसएसबी वगैरह मतलब क्वालिफाइड ज्वाइनिंग कर चुके हैं वहाँ पे, चेन्नई में। और एक दो हैं, एक है रोहतक से है, रोहित करके, उनका भी हो गया है। तो वो एयरफोर्स में हो गए थे लास्ट टाइम, जो रक्षक बैच वाला उसमें का। तो यस। लगभग सबका हो गया। ये बहुत खुशी मिलती है हमें जान के कि आप लोग ऐसे जगह पहुंच रहे हो जहां मतलब जो आपका सपना है। बाकी चीजें चलती रहती है, बट हाँ कोशिश करते रहना चाहिए। फेलियर आता है, जैसे आप भी पहली बार में नहीं हुए सक्सेस। हम सभी, मैं खुद कितनी बार फेल हुआ हूँ मुझे खुद ही नहीं याद है। तो फेलियर को देख के पीछे हटना या उससे डिसाइड करना अपना फ्यूचर, कहने कि मुझे गलत लगता है। आपका जो फ्यूचर है ना, आप खुद ही डिसाइड करो। फेलियर और सक्सेस ये पार्ट होता है, आता है, गिरता है, उठता है, ये चलता रहता है। लास्ट टाइम में अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं, बिल्कुल आप थोड़े बहुत डिप्रेशन में होंगे सभी बच्चे, बट उससे उठना कैसे, यही आपको करना है। उठने का मतलब, आप लास्ट टाइम पे कुछ भी प्रिपरेशन नहीं तो मेरे हिसाब से आप मॉक टेस्ट लगा ले। एक एक मॉक टेस्ट लगाते रहे डेली, और पर चैप्टर से यस बीस सर। बीस क्वेश्चन लगा ले, बस बात खत्म। सर नहीं, इस टाइम पे तो सर एक ही काम करना चाहिए, जो भी अभी मार्च में होना है, 15 मार्च के या मिड मार्च में होना है। तो ठीक है। उसके लिए यही है कि आप मॉक टेस्ट लगा पाइए जितने भी हो। किसी का बिल्कुल। सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है आप छोड़ दीजिए उसको। मॉक टेस्ट लगाइए, यूट्यूब वाले मॉक टेस्ट लगाइए, या फिर किसी भी आप परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही करना। और उसको लगाते रहिए, मॉक टेस्ट जितने भी कर सकते हैं आप, दिन में 4-5 जितने भी आप कर सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। क्योंकि मैं, और टाइम मैनेजमेंट आपको उसी से आएगा, मॉक टेस्ट से ही आएगा। और बस यही है, आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करिए अभी इस टाइम पे, और उसके बाद में आगे अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सिलेबस करिए, उसके बाद में फिर रिवाइज करिए उसको अच्छे से, उसके बाद में फिर मॉक टेस्ट लगाइए। बस यही होता है। और आप अगर जितने भी लड़के जो फेल होते हैं उनसे आप पूछेंगे तो उसमें से 90% लड़के ऐसे होते हैं जो सिलेबस ही नहीं कवर किए होते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि मतलब आप सिलेबस अच्छे से करिए, और फिर उसको रिवाइज करिए, फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाइए प्रॉपर। बिल्कुल। और जिन बच्चों का, अभी जैसे विवेक जी ने बोला आपसे कि जिन बच्चों का सिलेबस अगर आपको लगे नहीं कंप्लीट है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज दिक्कत क्या होती है ना, एक चीज ऑनलाइन जब से एजुकेशन आया तब से हमें ये चीज पता चलने लगा क्या पढ़ना है, लेकिन हम ये चीज भूल गए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो लास्ट टाइम में आपको क्या नहीं पढ़ना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। आप सोचते हैं हर चीज गैदर कर ले, यानी कि ये चैप्टर से आया है, 5 साल पहले एक क्वेश्चन आया था तो उस पूरे चैप्टर को आप पढ़ोगे अच्छे से। बट ऐसा नहीं होता, आप ऐसे सिलेक्शन नहीं पा सकते कभी भी, क्योंकि लिमिटेड टाइम आपके पास होता है हर चीज को पाने का। तो आपको जो चैप्टर आता है, नहीं आता नहीं आता छोड़िए, अभी मॉक टेस्ट पे फोकस करिए। और ये सच्चाई कहीं ना कहीं, अगर आप लास्ट के 15 दिन में अगर आप 20 मॉक टेस्ट भी 25 लगा देते, तो उसमें से भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं उसी कॉन्सेप्ट से देखा जाए। तो जो चैप्टर यस सर। आपको नहीं आते होंगे ना, उसके क्वेश्चन भी आपको दिख जाएंगे। जी सर। और अगर आप 80 प्लस वैसे कट ऑफ जानी है, मतलब 80 प्लस तो नहीं, 80 तक अगर आप स्कोर कर लेते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मॉक्स में 60 तक भी स्कोर कर रहे हैं ना जीडी के लिए, तब वो सही है आपके लिए। अगर मान लीजिए कि उसमें डीबी में भी ऐसे ही अगर 90% तक या 50-50 तक आप स्कोर कर रहे हैं तो उसमें भी वो भी इनफ है आपके लिए, क्योंकि वही है। और आप अगर ऐसा सोच के चलेंगे कि नहीं 55 करना है, तो 55 करने के लिए आप सिलेबस करने बैठेंगे,
और सिलेबस करने बैठेंगे तो आप मॉक्स अच्छे से कर नहीं पाएंगे, और मॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। तो काफ़ी आपने अच्छा पॉइंट रखा और 1-2 पॉइंट बच्चों ने मतलब ग्रुप में भेजा था जो अभी करंट ग्रुप में ये पूछे थे कि बुक कौन-सा पढ़े थे यस। लास्ट टाइम पे बट कोई दिक्कत नहीं बुक का तो ख़ैर बहुत सारी बुक है कोई भी पढ़ लेंगे। लास्ट के 15 दिन यस की सर। स्ट्रैटेजी क्या नहीं थी आप बुक्स में तो सर, हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। लास्ट के प्लीज़। 15 डेज में सर, सर जो जी। मतलब मैंने पहले से ही जो नोट्स बना रखे थे उनको अच्छे से रिवाइज करा था, और उसके बाद में मॉक्स लगाए थे। और बात रही बुक्स की, तो अगर आप कोई ऐसे बुक उठा लेंगे तो उसमें तो हर टाइप के होंगे। मान लीजिए कि आप कोई भी बुक उठा लेंगे तो उसमें हर लेवल के होंगे, छोटे से लगा के ऊंच हाई लेवल तक, तो आपको हर लेवल के क्वेश्चंस करने नहीं, अब बस बेसिक क्वेश्चंस करने। अब अगर कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं, अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें आराम से हो जाएगा। अर्थमेटिक में आप 100% स्कोर कर जाएंगे। और उसके बाद में अगर बात करें इसमें साइंस में, तो साइंस में भी नॉर्मली 10th के क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में, तो आप उनको भी अगर कर लेते हैं तो अच्छे से हो जाएगा। वैसे गाइडेंस में अगर आप करते हैं तो जल्दी स्कोर जल्दी कवर हो सकता है। तो गाइडेंस के लिए आप किसी भी टीचर को देख सकते हैं। वैसे एग्जाम्पल पे सर क्लासेस चला रहे हैं, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में उनको 1.5 की स्पीड से कर सकते हैं इस टाइम पे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बच्चे खुश हैं आपके मतलब इन सजेशन से बाकी तो और कोई आप लोगों का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं ओके कोई दिक्कत नहीं मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ देख देख के आपके डाउट जितने पूछ सकते हैं मॉक टेस्ट कहाँ से करें नीरज सक्सेस स्टेप्स जी का क्वेश्चन है आपसे कि मॉक टेस्ट कहाँ से किया था आपने कहाँ से करें मॉक टेस्ट्स बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप जैसे कि टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से आप कर सकते हैं। एग्जामपुर पे भी चलते हैं तो उनको भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ऑफलाइन तो नहीं करे थे मैंने, और यूट्यूब से करे थे। यूट्यूब चैनल से अभी मॉक्स चलाएंगे तो उनको आप वही, मैं मतलब मैं तो ऐसे करता था कि डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में उसकी स्पीड बढ़ा के क्वेश्चंस को कर लिया, उसके बाद में मैं नोटबुक पे लिखा करता था। जैसे 1 से 25 तक लिख लिए तो उसमें देख लिया करता था कितने कितने क्या है, कितना स्कोर आ रहा। उसके बाद में फिर पता चल जाता था हाँ कि मतलब कितना आ रहा, सेक्शन 1 में 60 में से कितना 55 आ रहा, 50 आ रहा, बस ऐसे ही। बिल्कुल तो और कोई डाउट आपका है सल्वेशन और कुछ ओके ठीक है आपका हो गया और कुछ डाउट आपका हो 90 प्लस अच्छा आपको मिथिलेश जी बोल रहे ओके चलिए बाकी तो मेरे हिसाब से बस मॉक टेस्ट का इनका डाउट था और कोई डाउट लग नहीं रहा है लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट ही लगाओ आप लोग और आप लोगों को मॉक टेस्ट के लिए हम भी कुछ करते हैं अभी तक मॉक टेस्ट मैंने स्टार्ट नहीं किया था लेकिन आज विवेक जी की बातें सुन के करते कल से स्टार्ट कुछ तो हाइट कितना होता है आईसीजी में हाइट गौर कुमार गौरव जी का है हाइट कितना होता है हाइट तो रेशियो वाइज होता है आपका हाँ, चल जाता नहीं हाइट सर 157 लेते हैं। है हाइट वेट उसका 157। वेट हाँ वेट आपका रेशियो वाइज रहता है वेट हाइट का ओके हाँ वेट, हाइट वेट। एज एज और हाइट यस का सर। रेशियो चलता है वहाँ पे ओके खैर बाकी यस सर। अ, और कोई सर कब से अगली फॉर्म देखते कब आता है आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा आप टेंशन ना लें चलिए हो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मतलब इंटरव्यू इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको बहुत जानकारी लगी होगी देखो इस इंटरव्यू का मकसद क्या था इस इंटरव्यू का मकसद था आपके जो पर्सनल क्वेश्चन आपके जो अंदर भटक रहे हैं ना उन सभी का आपको जवाब मिले और जहां तक हम दोनों ने कोशिश की आपके सभी प्रश्नों के जवाब दे सकें जो आपके मन में चल रहा है जो शायद आप हमसे पूछते थे हम भी उतना क्लियर नहीं कर पाते थे और आप किसी से पूछते थे क्लियर नहीं हो पाता था वो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो गई कि आपको क्या करना लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट की तरफ जाना है कैसे पढ़ना है ज्यादा पागलपन की तरह एक ही चैप्टर एक ही सब्जेक्ट पे नहीं पढ़ना है एक पैटर्न में आपको चलना है कि इक्विटी क्योंकि सेक्शन वाइज कट ऑफ होता है तो आपके सबके बारे में सोचना पड़ेगा बराबर बराबर साइंस किस लेवल की आती है बहुत देर से कमेंट आ रहा है नीरज जी का साइंस किस लेवल की आती है पूछ रहे साइंस 10th लेवल की आती है साइंस, अगर सेक्शन 1 की बात करें। सेक्शन 2 में 11 12 की फिजिक्स आती है। हाँ और ये पूरे निगेटिव मार्किंग नहीं बेटा और ये बोले कि रनिंग क्या है आपकी आपकी रनिंग क्या थी आप ये बताइए अपनी पर्सनल रनिंग में मतलब वैसे कोई ऐसे आर्मी जीडी का मेरा टारगेट नहीं था, लेकिन 1600 मीटर में 530 में लगाता हूँ 530 में 1600 ग्राउंड। मिल गया जवाब आप लोगों का चले बाकी जो भी डाउट रहेगा आई थिंक क्लियर हो गया बाकी वही कट ऑफ वगैरह की बात करें इन सब का वीडियो ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है आप देख लेना जाके
फिजिक्स मैथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका नॉर्मल 5-6 डॉक्यूमेंट, इन सभी पे रिलेटेड जितना आप डाउट पूछ रहे हो इन सभी का रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी चेस्ट वगैरह सबका डाल चुका हूँ बेटा। आप सर्च कर लेना ना इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भी आप डिटेल्स या फिर जो भी आप सर्च करोगे मिल जाएगा। 1 हफ्ता हुआ, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था मैंने। ओके, कितना मॉक लगाया था आपने ये जी। पूछ रहे हैं विवेक माही जी, आप ही के नाम से मेरे नाम से, कितना मॉक टेस्ट लगाया था आपने टोटल ओवरऑल? नहीं, आप मेरे मॉक टेस्ट पे तो ना ही जाइए, क्योंकि मैंने सेक्शन 1 के केवल 3 मॉक टेस्ट लगाए थे, क्योंकि इससे पहले मैं और भी प्रिपरेशन कर चुका था एयरफोर्स का, नेवी का, तो उसके लिए मेरा लगभग सब कुछ। और उसके बाद में बात रही सेक्शन 1 की, जीएस मैथ्स, तो इनके लिए मैंने यूपी ट्रिपल सी पेट का एग्जाम दिया था, तो उसके लिए प्रिपेयर किया था, तो दोनों को कॉम्बिनेशन हो गया था। तो मैंने सिर्फ मॉक ही लगाए थे, और वो भी 3 लगाए थे। तो पहले मॉक टेस्ट में 60 में से मेरा 57 स्कोर था, और 50 के करीब एक बार आया था, एक बार 52 के समथिंग आया था। तो उसके बाद में मुझे लगा था हाँ सेक्शन 1 में अच्छा स्कोर आ रहा है, सेक्शन 2 मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि उसमें तो 30 तक मार्क्स आ ही जाने थे। तो बस इसीलिए मैंने मॉक्स ज्यादा नहीं लगाए थे, पर आप लोगों को लगाना चाहिए। जो आप, क्योंकि अब जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे लोग जान रहे हैं इसके बारे में। स्टार्टिंग में लोग जानते नहीं, देखते हैं सिलेबस देख के डर जाते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, फिर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं कि ये। और एक और बात है इसमें नेगेटिव पॉइंट की, वैकेंसीज देखते हैं 260 पोस्ट हैं, और उसमें इतना करना है, इतना करना है, तो ये हो जाता है। ये आपको नहीं फोकस करना, आपको कट ऑफ पे फोकस करना, बस आपको अपने पे फोकस करना है। और वैसे इस बार भी शायद 3.5 लाख के करीब फॉर्म पड़े हैं, और 260 पोस्ट हैं, तो फाइट तो बहुत तगड़ी होने वाली है वैसे। बिल्कुल। अच्छा, अगर 5-6 साल पीछे जाए तो 5-6 साल पहले कोस्ट गार्ड के बारे में ज़्यादातर कोई जानता ही नहीं था, जब जी यूट्यूब नहीं सर। था। जी हाँ, कोई कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं। आया, लोग भरे, पोस्ट किए, एग्ज़ाम दिए, नहीं दिए, ऐसा चलता रहता था। अब सभी लोग जागरूक हो गए, तो कहीं न कहीं जब एयरफ़ोर्स का आपका रिज़ल्ट लेट हुआ, वैकेंसी लेट हुई ना, ये कहीं न कहीं बच्चों को एक तरीके से कोस्ट गार्ड के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, वरना एयरफ़ोर्स वाले बच्चे कोस्ट गार्ड का कभी सोचते ही नहीं थे। वो नेवी तक जाते थे, नेवी एएसआर भरेंगे, कोस्ट गार्ड तो ऑप्शन की तरह रहता था, ठीक है डाल देंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। बट आजकल एयरफोर्स जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कोस्ट गार्ड ज्यादा अच्छा है। तो और एक डाउट है, दांत के ऊपर दांत है मेरा, कोई दिक्कत आएगा? नहीं, मेरे हिसाब से उतना दिक्कत नहीं आना चाहिए। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आता। हाँ, बहुत ही इजी मेडिकल हो रहा है, मतलब इसका कोई पॉइंट ही नहीं बना, डेंटल पॉइंट कोई भी नहीं बन रहा उधर। और बस एक ईयर वैक्स का पॉइंट बनता है, और बस ईयर वैक्स और वेट ज्यादा होगा अगर तो पॉइंट बना देते हैं वो लोग। बिल्कुल। एक डाउट और विशाल जी का बहुत अच्छा रहा कि सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ओबीसी एससी एसटी वाला जो होता है, ये स्टेट वाला लगता है या सेंट्रल जी वाला सर। लगता है? ओबीसी का सर्टिफिकेट लगता है सेंट्रल वाला, और एससी एसटी जो लगता है वो स्टेट वाला लगता है, क्योंकि एससी एसटी का जो है सेंट्रल वाला बनता ही नहीं है। ओके, तो ये भी डाउट क्लियर हो गया। आपने सारी चीज़ें मतलब मेरे हिसाब से क्लियर कर दी, अब किसी को कुछ नहीं बचा ना डाउट? यस। चलिए, अब बाकी जो भी डिटेल होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड आप वीडियोज़ देख सकते हैं, पड़ा हुआ है। अब हम सभी को थोड़ा-सा इजाज़त दीजिए, हम सभी लोग डीबी साइंस क्यों नहीं, सब कुछ होगा बेटा, आप टेंशन ना लीजिए, कल से लगते हैं वापस से, ठीक है? जो भी कमियाँ रह गई थी अभी तक वापस से पूरा करेंगे, अभी विवेक जी से बात करते हैं और क्या-क्या आप लोगों के लिए नया करना चाहिए फिर करते हैं, ओके? मैथ रिवाइज कैसे करें? मॉक टेस्ट लगाइए लास्ट टाइम, और अगर आपके पास नोट्स है तो फटाफट पेज पलटते रहिए और कुछ नहीं करिए। एक दिन में 3-4 चैप्टर मार दीजिए, मतलब आधे घंटे 45 मिनट के अंदर। बहुत ज्यादा हर चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वरना आप नुकसान करोगे अपना। चलिए, तो आई थिंक सेशन आपके लिए भी अच्छा रहा होगा। विवेक जी कंफर्टेबल थे, आप आपको मतलब टाइम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों को सीख देने में। जैसे आके आप बोल ही रहे थे कि आपके गांव से आप लीड करना चाहते हो बच्चों को, तो कहीं ना कहीं आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे बच्चों को एक जानकारी दी, एक रास्ता दिखाया। कुछ नहीं तो यहाँ से 10% 20% बच्चे ऐसे होंगे जो काफी मोटिवेशन लिए होंगे, अब कुछ चीजें सही करेंगे आज के बाद। सभी तो नहीं सही करते, कुछ ही करते हैं, तो कुछ ही बेहतर हो तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, और बहुत बहुत थैंक यू स्वागत सर। है आपका वापस से, और बहुत सारे एग्जाम आगे निकालिए यस। और ऐसे आगे बढ़ते